Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall discuss with you another requirement update regarding on ONGC. आप स्क्रीन में देख सकते हो ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तरफ से एक अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। उसके बारे में आप आज कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ, तो कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आप स्क्रीन में देख सकते हो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम ONGC कहते हैं। एडवर्टाइज नंबर देख सकते हो ONGC/APPR/1/2024। उसके बाद नोटिफिकेशन डेट और नोटिस देख सकते हो 4 अक्टूबर 2026। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा है, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। दैट मीन्स आपको पता होगा ONGC एक महारत्न कंपनी है, उसके तरफ से कुछ अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट के पोस्ट निकल कर आई है। तो हर एक कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, तो आप एलिजिबल हो तो मैं कहूँगा आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। तो चलिए टेंटेटिवली पहले वैकेंसी देख लीजिए। अलग अलग रीजन हो सकते हैं, सारे इंडिया हर कोई स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। उसका जो रीजन है नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न, ऐसे कुछ लिखा कर वैकेंसी आई है, तो उसको आप ध्यान से देखते रहिए। पहले जो नॉर्दर्न सेक्टर की बात करिए, यहाँ पे देख सकते हो नॉर्दर्न सेक्टर, जिसमें आपका वर्क सेंटर पहला देहरादून रहेगा। अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 10 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट, सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 20 पोस्ट, लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए 10 पोस्ट, मैकेनिकल डिजाइन के लिए 10 पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 पोस्ट, सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट के लिए 5 पोस्ट, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा के लिए 5 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट, फिटर 10 पोस्ट, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए 10 पोस्ट, फायर एंड सेफ्टी के लिए 5 पोस्ट। कुल मिलाकर 115 वैकेंसी देहरादून से ही। इसी तरीके से पोस्ट लगभग वही पोस्ट है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी असिस्टेंट OABL दिल्ली के लिए लगभग 26 वैकेंसी है। उसके बाद दिल्ली के लिए 13 वैकेंसी है। जोधपुर के लिए 9 वैकेंसी है। कुल मिलाकर नॉर्दर्न सेक्टर में 161 वैकेंसी 161 वैकेंसी निकल कर आई है नॉर्दर्न रीजन के लिए। उसके बाद मुंबई सेक्टर के लिए देखिए, तो मुंबई के लिए देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक, कुल मिलाकर से 139 वैकेंसी मुंबई के लिए है। क्योंकि बहुत सारे पोस्ट में एक एक पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप जो पोस्ट के एलिजिबल हो आपका क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग आप देख लीजिए और आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद पनवेल की बात करिए, तो वहाँ पर भी अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैबोरेटरी असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे कुल मिलाकर 20 वैकेंसी है। उसके बाद नाहबा के लिए भी कुल मिलाकर 23 वैकेंसी है। उसके बाद गोवा के लिए 32 वैकेंसी है। उसके बाद हजीरा के लिए 66 वैकेंसी है। उसके बाद उड़ान के लिए 81 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर मुंबई सेक्टर के लिए 310 वैकेंसी है। उसके बाद वेस्टर्न रीजन में बात करिए, वेस्टर्न रीजन में कम्बे आते हैं। कम्बे में देखिए कुल मिलाकर 48 वैकेंसी है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरियल, लैबोरेटरी, बहुत सारे पोस्ट के लिए है। उसको क्वालिफिकेशन में थोड़ी देर में बताऊँगा, तो देखते रहिए वीडियो को। उसके बाद भदोदरा के लिए 76 वैकेंसी है। अंकलेश्वर के लिए 134 वैकेंसी, अंकलेश्वर में अच्छा खासा वैकेंसी है। उसके बाद अहमदाबाद रीजन के लिए 149 वैकेंसी है। उसके बाद मेहसाना के लिए 140 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वेस्टर्न रीजन की बात करिए, वेस्टर्न रीजन सेक्टर में 547 वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए है। उसके बाद ईस्टर्न रीजन की बात करें, ईस्टर्न सेक्टर की जोरहट में 140 सीट है वैकेंसी टेंटेटिवली। सिलचर के लिए 71 वैकेंसी है अप्रेंटिस के लिए। नाजीरा एंड शिवसागर के लिए 372 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ईस्टर्न सेक्टर के लिए 583 वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए है। उसके बाद सदर्न सेक्टर की बात करिए, चेन्नई में 53 वैकेंसी है। काकीनाडा में 76 वैकेंसी है। राजमुंद्री में 53 वैकेंसी है। कराईकल में 153 वैकेंसी है।
तो कुल मिलाकर सदर्न सेक्टर में आपका 335 वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर की बात करिए जो कि अगरतला आता है। अगरतला में आपका 190 वैकेंसी है। कोलकाता में 32 वैकेंसी है। बोकारो जो कि झारखंड में होता है, झारखंड स्टेट में, बोकारो के लिए 27 वैकेंसी है। तो सेंट्रल सेक्टर की बात करें 294 वैकेंसी है अप्रेंटिस के लिए। तो कुल मिलाकर ग्रैंड टोटल करेंगे तो 2236 2236 वैकेंसी, एक ह्यूज वैकेंसी कह सकते हो अप्रेंटिस के लिए। कोई भी सेक्टर में अप्रेंटिस आता है ज़्यादा वैकेंसी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2236 वैकेंसी ऑल इंडिया में आपके अप्रेंटिस के लिए निकल कर आई है। और कोई क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या क्या एलिजिबल मांगा है। एक कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर ए पर्टिकुलर वर्क सेक्टर इफ एंड ओनली सी इज रेसिडेंट। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन स्टेट के लिए कौन कौन रीजन अप्लाई कर सकते हो, उसका भी टेबल उन्होंने दे रखा है। आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने, आपका जो रेसिडेंट के हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अप्रेंटिस के लिए। रिजर्वेशन टू वेरियस कैटेगरी पाया SC ST OBC PW साल भी आज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन, जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइन होता है SC ST PW के लिए वो भी रिजर्वेशन ले सकता है। उसके बाद एज क्राइटेरिया बात करिए, आपके पास मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए, जो कि काउंट किया जाएगा आपका 25 अक्टूबर 2026 तक। आपकी सारी क्वालिफिकेशन एज वगैरह 25 अक्टूबर 2026 को ही देखा जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो SC ST बिलोंग करते हो तो 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन ले सकते हो, या आप OBC NCL से बिलोंग करते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर भी ले सकते हो। उसके अलावा जैसे PW या अदर एक सर्विसमैन कैटेगरी बिलोंग करते हो तो 13 साल 15 साल एज रिलैक्सेशन भी आप ले सकते हो। उसके बाद देख लीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के, मेरे ध्यान से देखिए कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है उन्होंने। लाइब्रेरी पहला पोस्ट जो है सीरियल नंबर ध्यान से देखिए, क्योंकि उसी हिसाब से आप अप्लाई करना है अप्रेंटिस के लिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपको 10 पास चाहिए। सेकेंड कैटेगरी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको 12 पास, जो कि +2 होता है, 12 पास होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग के लिए आपको ITI कंप्यूटर ऑपरेटर में होना चाहिए, ITI कोपा ट्रेड में होना चाहिए। ड्रग्समैन के लिए सिविल के लिए आपको ITI ड्रग्समैन सिविल ट्रेड में होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आपको ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होना चाहिए। फिटर के लिए आपको ITI फिटर होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको मैकेनिक ITI इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक होना चाहिए। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के लिए आपको ITI फायर एंड सेफ्टी होना चाहिए। मैकेनिस्ट के लिए आपको ITI मैकेनिस्ट होना चाहिए। मैकेनिक्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकिल आपको ITI मोटर व्हीकिल होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिक डीजल के लिए आपको ITI मैकेनिक डीजल होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको ITI विथ DLMT कार्डियोलॉजी होना चाहिए। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए आपको ITI मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी होना चाहिए। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए आपको ITI लैबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन के लिए आपको ITI रेफ्रिजरेशन चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपको ITI स्टेनोग्राफी कोर्स करना जरूरी होगा, कोर्स चाहिए। सर्वर के लिए ITI सर्वर ट्रेड। वेल्डर के लिए ITI वेल्डर में होना चाहिए। लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए BSc केमिस्ट्री होना चाहिए। बहुत सारी क्वालिफिकेशन आप ध्यान से देखिए, आप वीडियो की पॉज करके भी पढ़ सकते हो, केयरफुल देखिए। उसके बाद अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव HR के लिए आपको BBA डिग्री चाहिए। सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी ग्रेजुएट चाहिए। फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए आपको BTech व BSc फायर सेफ्टी में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, इलेक्ट्रिक एजुकेटिव, सिविल एजुकेटिव, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन एजुकेटिव, मैकेनिक एजुकेटिव, सारे ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपको डिग्री BTech रेस्पेक्टिव ट्रेड में होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट भी है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, मैकेनिक्स एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए आपको ग्रेजुएट विथ जियोलॉजी चाहिए। बाकी
डिप्लोमा पोस्ट के लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा एनी रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन या ट्रेड में होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दोबारा देख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ट्रेड है। आपका क्वालिफिकेशन सेकेंड बार राइट हैंड कॉलम में उन्होंने लिखा रखा है, तो आप ध्यान से देखिए आप कौन सी ट्रेड के लिए एलिजिबल है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ओनली सिर्फ एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। आप बी टेक या डिप्लोमा या बीएससी या आईटीआई कर रखे हैं, आपका ट्रेड क्या है, उसी हिसाब से आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। आप कैसे अप्लाई करना है, देखिए आपको पहले उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 पोर्टल है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov और एक पोर्टल है www.natseducation.gov। दोनों पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद वही वेबसाइट पर ही आपको अप्रेंटिस का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर आप ONGC सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। आपका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो है 25 अक्टूबर। 5 अक्टूबर से लेकर आप 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। डेट को ध्यान दीजिए, डेट को ध्यान रखिए। उसके बाद स्टाइपेंड आपका जो ड्यूरेशन रहने वाली वो 1 साल रहने वाली, 12 मंथ फॉर द ऑल ट्रेड। सारे के सारे ट्रेड के लिए आपका ड्यूरेशन 1 साल रहने वाली है, 12 महीने कह सकते हो। स्टाइपेंड देखिए कितने स्टाइपेंड आपको मिलने वाली है। जो भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, BA BCom BSc BBA BE BTech, जो भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस आपको 9,000 मिलने वाली है। जो कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है वो 8,050 रुपये मिलने वाली है। जो कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप 10th या 12th के बाद आप करने चाहते हो तो आपको 7,000 पर महीना है और स्टाइपेंड मिलने वाली है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन, जो भी बंदे ITI 1 ईयर ड्यूरेशन में क्या हो उसको 7,700 मिलने वाली है। वो जो भी ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI विथ 2 ईयर ड्यूरेशन उसको 8,050 रुपये यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाली है। तो कृपया दोबारा देख लीजिए आपको आपका क्या स्टाइपेंड रहने वाली है सिलेक्शन के बाद। ठीक है, उसके बाद और कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाली, नो DA वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ स्टाइपेंड मिलने वाली है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर बात करें, सबसे अहम बात होता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप वुड बेस्ड ऑन द मेरिट ड्रॉन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन द क्वालिफाइंग एग्जाम एट स्टिपुलेटेड एडवर्टाइजमेंट। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट पर उन्होंने लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन बेसिस में आपका कितने मार्क आपका क्वालिफिकेशन में है उसी हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। इन केस ऑफ सिमिलर नंबर इन द मेरिट, पर्सन ऑफ हायर एज वुड बी कंसिडर। नो कन्विंसिंग और इन्फ्लुएंसिंग वुड बी एक्सेप्टेबल एट एनी टाइम मे रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। ओवरऑली सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपका मेरिट के बेसिस पर जो भी मार्क आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर रखा है उसके बेसिस में आपका सिलेक्शन होने वाली है। तो ओनली फॉर योर मेरिट या मार्क बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। रिजर्वेशन पोस्ट विल बी फॉर गवर्नमेंट इंडिया पॉलिसी ऑन द SC ST OBC PW। जो भी पोस्ट रिजर्वेशन है SC ST और PW कैंडिडेट के लिए उसका वही हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन उन्होंने लिखा है उसको आप ध्यान दीजिए। कैंडिडेट आर एडवाइज केयरफुली रीड द एडवर्टाइजमेंट डिटेल एलिजिबल क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कितने पोस्ट है, कौन कौन सेक्टर में पोस्ट है और क्या स्टाइपेंड रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट लिखा भी दिया, कैंडिडेट आर कैन अप्लाई फॉर द वन ट्रेड कोड ओनली इन ईच कैटेगरी। आपको कोई भी ट्रेड एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, नाप्स पोर्टल या NATS दोनों पोर्टल आप विजिट कर सकते हो। NAPS और NATS दोनों पोर्टल को आप विजिट करें, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्रेंटिस सेक्शन। पहले आपको वहाँ पर के ID बनाना है, रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो अप्रेंटिस सेक्शन के अंडर ONGC ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने लिखा है, आपको चाहिए तो वीडियो के पॉज कर पढ़ सकते हो। मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है, दोबारा भी लिखा रखा है। सिलेक्शन ज्वाइनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू देयर रजिस्टर्ड मेल। जो भी आपको रजिस्टर्ड मेल आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में डालेंगे उसी हिसाब से आपका मेल आएगा। आपको सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसे मेल पर आपको उन्होंने
कंडक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लीजिए, जो कि इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड कॉल फॉर एप्लीकेशन, जो कि 4/10 या कह सकते हो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 अक्टूबर को शुरू हो चुके। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग एप्लीकेशन इज 25 अक्टूबर 2024। डेट ऑफ रिजल्ट, उसका रिजल्ट डेट भी उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है 15 नवंबर। आपको रिजल्ट देखने में मिल जाएगा उसका वेबसाइट पर या आपका मेल पर। हाउएवर, इन केस ऑफ insufficient receipt of application or non-availability of the requirement number of suitable candidate, ONGC service is right to extend the date of application at its own decision। देखिए, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड हो सकता है, जो कि ONGC के ऊपर निर्भर करता है। फॉर एनी क्वेरी आप ONGC skill.dab@ongc.co इस मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी क्वेरी के लिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप कौन कौन, आप कहाँ बा आपका रेसिडेंट हिसाब से आपको पोस्ट अप्लाई करना है, आप यहाँ पे देख लीजिए जो भी उसका सेंटर है। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 देहरादून के लिए आपका स्टेट क्या होना चाहिए, उत्तराखंड होना चाहिए। उत्तराखंड का आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो तो अप्लाई कर सकते हो। उसी हिसाब से दिल्ली के लिए नेशनल कैपिटल रीजन होना चाहिए। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद आपका रेसिडेंस होना चाहिए, व कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसके बाद जोधपुर के लिए राजस्थान डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। जोधपुर एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हो। गोवा के लिए गोवा स्टेट होना चाहिए। नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में आपका रेसिडेंट होना चाहिए। उसी हिसाब से हजीरा के लिए आप गुजरात स्टेट होना चाहिए। और सूरत, नवसारी, तापी, डांग एंड बसात आपका डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप मुंबई देख सकते हो। महाराष्ट्र, उड़ान भी महाराष्ट्र में है। पनवेल और पनवेल नाभा के लिए आप महाराष्ट्र में सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के आप बिलोंग करते हो तो अप्लाई कर सकते हो। उसी हिसाब से अहमदाबाद देख सकते हो। गुजरात का अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा एंड मेहसाना डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अंकलेश्वर जो कि गुजरात स्टेट में है, उसके लिए गुजरात का सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बड़ौदा देख सकते हो। कौन कौन, ये टेबल को अच्छे से देख लीजिए। आपका पहले आपका स्टेट देख लीजिए, उसके बाद आपका कोरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट भी देख लीजिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करते हो। मैं नीचे वाला 2-3 बता देता हूँ। जैसे आपको कोलकाता में अप्लाई करना है तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों स्टेट का सारे के सारा डिस्ट्रिक्ट कोलकाता रीजन के लिए, कोलकाता सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगरतला जो कि त्रिपुरा में है, त्रिपुरा का सारे डिस्ट्रिक्ट का बच्चे अगरतला के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका रेसिडेंट के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। आपका रेसिडेंट वेस्ट बंगाल में तो आप अगरतला राजमुंद्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका रेसिडेंट वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है तो आप वेस्ट बंगाल कोलकाता सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आप देख लीजिए। कराईकल, काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का सारे डिस्ट्रिक्ट काकीनाडा सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से चेन्नई, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी दोनों स्टेट का सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट का बच्चे चेन्नई सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उस टेबल आपके लिए भी अच्छा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान से टेबल को देख लेना चाहिए। आपका स्टेट पहले देख लीजिए, उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सी सेक्टर अंडर में आता है, उसको ध्यान से देखने के बाद ही अप्लाई करिए। ठीक है। और लिखा है कैंडिडेट इज कंसिडर बिलोंग टू द ऑपरेशनल एरिया ही इज द रेसिडेंट ऑफ और हैज़ ऑब्टेन हीज हर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द मेंशन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन उन्होंने टेबल पर कर रखा है उसी हिसाब से आप देखना है आपने कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो, और उसी हिसाब से आपको उस सेक्टर को चूज करना है। ठीक है। और कोई जानकारी नहीं है, सबसे यम बात टेबल है। तो पहले अच्छा से वीडियो को पॉज करके टेबल को एक बार देख लीजिए। मैं आपको स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप अच्छा से एक बार टेबल को देख लीजिए। आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो, आपका कौन सा स्टेट में आप आता हो। उसके बाद आप उसी सेक्टर में, उसी स्टेट का कौन सी ONGC का सेक्टर है, उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट आपको मैंने बता दिया, 5 अक्टूबर से शुरू हो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। आप 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपकी रिजल्ट 15 नवंबर को आ जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, आपको 2 पोर्टल उन्होंने दे रखा है, एक NATS नाप पोर्टल और एक NAPS पोर्टल। नाप्स या नाट्स पोर्टल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक
रजिस्टर करना है, आपके आईडी क्रिएट करना है, उसके बाद आप प्रोफाइल कंप्लीट करके आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर आपको ओएनजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना ज़रूरत नहीं है। आप एनएपीएस या एनएटीएस पोर्टल पर ही आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओएनजीसी के अप्रेंटिस के लिए अभी जो आपके स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, उसको आप एनएपीएस या एनएटीएस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद स्टाइपेंड मैंने आपको बता दिया कितने स्टाइपेंड यहाँ पर रहने वाली है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द योर मार्क, आपकी मार्क बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। एक अच्छा मौका, जितने भी ट्रेड देख रहे हो यहाँ पर आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन, बीएससी, बीए, बीबीए सारे के लिए अप्रेंटिसशिप निकल कर आई है ओएनजीसी की तरफ से। एक अच्छा मौका है। ओएनजीसी एक भारत में कंपनी है, तो मैं कहूँगा आप ज़रूर अप्लाई करिए। जो भी बंदे फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पहले कभी कहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया हो, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो कि आप आगे जाकर उसको यूज कर सकते हो आने वाली परमानेंट रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो ओवरऑली ओएनजीसी तरफ से अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट एक लार्ज वैकेंसी, कह सकते हो ह्यूज वैकेंसी निकल कर आ चुके। तो जाइए, जो भी बंदे एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर लीजिए। लगभग 2000 प्लस वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए उन्होंने निकाल दिया है। तो जाइए, कृपया देखिए आप कौन सी पोस्ट के एलिजिबल हो, कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। ध्यान से देखिए, नोटिफिकेशन को एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए, अच्छा से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।